तो खैर मैं बता ही देता हूँ कि दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया ए 2 1 1 4, ये 2x2 की मैट्रिक्स है 1 5 7 3, ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जब भी पॉसिबल है, ये प्री, इस मैट्रिक्स को बोलते हैं प्री मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं पोस्ट मैट्रिक्स। जैसे ए इंटू बी लिया मैंने, तो मैट्रिक्स ए को प्री मैट्रिक्स, बी को पोस्ट मैट्रिक्स बोलते हैं। तो प्री मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब यहाँ ये नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, ये इसकी नंबर ऑफ रो, माने प्री मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स पोस्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होंगे तभी प्रोडक्ट पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं होगा। और हमें जो आंसर मिलेगा वो आंसर मिलेगा, ये बाहर के जो नंबर रह जाते हैं 2x2। ओके, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते कहते कैसे, इसका रो माने प्री मैट्रिक्स का रो उठाइए, पोस्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के सामने वर्टिकल खड़ा कर दीजिए। तो इस रो को इसके सामने में ऐसे वर्टिकल खड़ा कर दूंगा तो ये 2 और 1 ऐसे सामने आ जाएगी, ठीक है। तो 1 का इंटू 2 से 1 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 1, ठीक है। पहली वाली रो मतलब R1 का मल्टीप्लाई किया मैंने C1 से, अब R1 का ही मल्टीप्लाई करूंगा मैं C2 से, और रिजल्ट हम काय में लिखते जाएंगे, R1 में ही। R1 का मल्टीप्लाई मतलब R1 फिक्स है, इधर कॉलम चेंज होते चले जाएंगे, पहले R1 का इंटू C1 से, फिर उसके बाद C2 से, C3 C4, इस तरह से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और आंसर लिखते जाएंगे R1 में ही। अब हम 2 और 1 का मल्टीप्लाई करते हैं 5 और 3 से, तो 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 3। ओके, तो R1 का मल्टीप्लाई मैंने किया, इस R1 का मल्टीप्लाई किया C1 के साथ, तो 2 का इंटू 1 से हुआ, 1 का इंटू 7 से हुआ, फिर 2 का इंटू 5 से हुआ, और फिर 1 का इंटू 3 से हुआ। अब हम आते हैं सेकंड रो पर, क्योंकि देखो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई जब तक चलेगा जब तक पोस्ट मैट्रिक्स में जितने कॉलम्स है। ओके, अब हम 1 4 का इंटू, अब इस वाली रो का इंटू करेंगे इस वाले कॉलम के साथ, तो यहाँ आ जाएगा 1 इंटू 1 और 4 इंटू 7। ओके, फिर R2 का मल्टीप्लाई C2 से, तो 1 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 3। हाँ, इनको ऐड कर दो, 7 तो 9 हो गए, 5 दूनी 10, 3 13 हो गए, और 7 चौक 28, 28 और 1 29 हो गया, और 4 12, 12 5 17 हो गया। इस तरह से हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि दो मैट्रिक्स ए बी इक्वल टू बी ए नॉट ऑलवेज इक्वल, ए बी और बी ए हमेशा इक्वल नहीं होगी। लेकिन फिर भी मैं एक एग्जांपल दे दूं, इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम का सदैव पालन नहीं होता। माने हम कह सकते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ इज ऑलवेज नॉट होल्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मतलब दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिव लॉ का सदैव मतलब हमेशा पालन नहीं होता। होता है, कब होता है, एक एग्जांपल देता हूं। अगर मैं ए और बी दो डायगोनल मैट्रिक्स ले लूं, अब डायगोनल मैट्रिक्स तो आप लोगों को डेफिनेशन दे चुके हैं, अगर मैंने ए और बी दो डायगोनल मैट्रिक्स ले ली तो वो हमेशा उनके लिए ए बी इक्वल टू बी ए आएगा। ओके, अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन में आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी।
एक्सरसाइज 5C में क्वेश्चन है 1 से लेके कितने 22 सवाल है, 22-23, ठीक है। और 23 सवाल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, 23 वाला वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं 23 को। तो इसमें 23 सवाल हैं, तो कोशिश करूंगा कि सभी हो जाएंगे, लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाएगा, 1 घंटे के करीबन लग जाएगा। तो चलो बच्चों का कहना रहता है वीडियो लेंदी हो जाता है, इसलिए कम से कम टाइम में अपन ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 5C 1 में 2 सवाल है। एक मैट्रिक्स है 3 -1 4 और ये है -2 6 3। ये रो मैट्रिक्स है 1/3 है और ये कॉलम मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 3/1 है। और मैंने अवियाल रूल बता दिया था कि प्री मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स पोस्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए, और हमें जो आंसर मिलेगा वो 1/1 में मिलेगा। बाहर के जो नंबर्स रह जाते हैं उनमें आंसर उस ऑर्डर की मैट्रिक्स हमें मिलेगी। उसका मतलब सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स मिल जाएगी। सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स माने एकल आव्यूह बोलते हैं इसको। तो इसमें एक ही रो है और इसके अंदर एक ही कॉलम है, तो मल्टीप्लाई कर दो 3 - 2 माने -6 प्लस -1 का इंटू 6 से तो ये आ जाएगा -6, 4 का इंटू 3 से तो +12। ये सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, क्योंकि प्री मैट्रिक्स में केवल एक रो है, पोस्ट मैट्रिक्स में एक कॉलम है। तो हम इस रो का मल्टीप्लाई कब तक करते हैं, जितने कॉलम्स होते हैं, तो एक ही कॉलम है, माने हमारी कैलकुलेशन यही फिनिश हो जाती है और आंसर मिल जाता है 0। इसको हम नल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, ठीक है। अब आता है इसका बी पार्ट। A = 2 5 0 0। एक चीज और बता दें आप लोगों को, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों के साइन में डिफरेंस है। और आप लोग मैट्रिक्स का साइन लगाते समय, मैंने देखा है अधिकांश अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ कि बच्चे जल्दी जल्दी में मैट्रिक्स के साइन की जगह, माने मैट्रिक्स का साइन कौन सा यूज करते हैं अपन, नॉर्मल 3 साइन होते हैं, लेकिन नॉर्मल वे में हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। तो जल्दी जल्दी में केवल जो वर्टिकल लाइन कर देते हैं, वर्टिकल लाइन होती है डिटर्मिनेंट की, सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए ये स्क्वायर वाला साइन बनाइए क्लियर। 5 0 -2 0। ए बी इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है हमें। 2 5 0 0 5 0 -2 0, ठीक है। सवाल नोट करते समय एक बार वेरीफाई कर लो कि आपने जो मैट्रिक्स नोट किए हैं वो सही नोट किए हैं कि नहीं। 2 5 0 0 B 5 0 -2 0 करेक्ट। अब हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए इस पहली रो का पहले कॉलम के साथ इंटू, तो 2 का इंटू 5 से 10 और 5 का इंटू -2 से तो -10, ओके। फिर 2 का इंटू 0 से, 5 का इंटू 0 से, तो ये तो 0 ही आ जाएगा, 0 + 0। फिर पहली वाली रो का इंटू हमने C1 से कर दिया, C2 से कर दिया। अब हम सेकंड रो में हम देख रहे हैं सारे में एलिमेंट्स क्या है, 0 0। तो हम फर्स्ट कॉलम से इंटू करेंगे तो भी 0 आएगा, सेकंड कॉलम से इंटू करेंगे तो भी 0 आएगा। तो ये भी आपका आंसर आया नल मैट्रिक्स 2/2 की नल मैट्रिक्स हमको मिल जाती है, ठीक है।
तो मल्टीप्लिकेशन समझ में आ रहा होगा, धीमे धीमे आ जाएगा, कोई कठिन काम नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हालांकि ऐसा ही है, कोई खास नहीं है, पूरी एक्सरसाइज में मल्टीप्लिकेशन है, कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लेंगे। चलो कर देते हैं इसको। a इक्वल टू दे रहे हैं ये 0 1 1 0 0 1, ऑर्डर लिख दिया करो तो अच्छी बात है। इसमें 3 रो हैं, कॉलम है 2। बी वाली मैट्रिक्स है हमारी 0 1 2 2 1 0, ठीक है। अब आपको इसमें केवल ए बी फाइंड करना है। नाउ ए इंटू बी 0 1 1 0 0 1, इसका ऑर्डर 3/2, इसका ऑर्डर है 2/3। टू बाई थ्री, इसमें 2 रो है 3 कॉलम है। अब देखना ये नंबर बिल्कुल सेम है और हमें आंसर मिलेगा यहाँ 3/3 में। ओके, 3/3 का आपको प्रोडक्ट इसका मिलेगा। तो पहली रो का इंटू C1 से कर रहा हूं, डायरेक्ट करें कि ये कैलकुलेशन और बताएं, चलो ठीक है। 0 का इंटू 0 से, 1 का इंटू 2 से, पहला रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, इस तरह से मल्टीप्लाई चलता जाएगा। तो 0 इंटू 1 1 इंटू 1, 0 इंटू 2 0 इंटू 2 1 इंटू 0, ठीक है। इस तरह से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो मैं अब ऐसे ही हम सेकंड रो का इससे इंटू करेंगे तो 1 का इंटू 0 का 0 से माने ये 0 मिल जाएगा, 1 का इंटू 1 से 0 का इंटू 1 से माने ये 1 मिल जाएगा, फिर 1 का इंटू 2 से माने ये 2 मिल जाएगा, फिर 0 का इंटू 0 से 1 का इंटू 2 से 2 मिल जाएगा, 0 का इंटू 0 का इंटू 1 से 1 का इंटू 1 से माने 1 मिलेगा, 0 का इंटू 0 से माने ये 0। तो ये आपका आंसर मिल जाएगा, ये 2, ये फाइनली 1 और ये 0 0, ये 0 और ये 0 1 2 2 1 0 2 1 0, ये हमारा आंसर मिल जाता है। और लास्ट में लिख दो 3/3, इसमें 3 रो हैं 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर लेते हैं। देखो ये थर्ड भी प्रोडक्ट वाला है, फोर्थ वाला भी प्रोडक्ट वाला है, फिफ्थ वाला भी प्रोडक्ट वाला है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मैं डिफरेंट क्वेश्चंस क्यों ले रहा हूं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा रूल्स बताने को आ जाता है। 1 1 3 1 1 3 2 2 6 2 2 6 -1 -1 -3 3/3 की मैट्रिक्स है। हमें ए स्क्वायर निकालना है, तो इसको बोलते हैं इंटीग्रल पावर ऑफ ए। माने ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए, ठीक है। ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए की पावर 3 का मतलब हो गया ए इंटू ए। हाँ, मतलब आप ये कंफ्यूज मत हो जाना कि ए स्क्वायर माने इसके एलिमेंट्स का स्क्वायर नहीं होगा। ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए। 1 1 3 2 2 6 -1 -1 -3, ये 3/3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। 1 1 3 2 2 6 -1 -1 -3, ये भी 3/3 की मैट्रिक्स है। और हमें इसका जो रिजल्टेंट मिलेगा
वो भी आपको 3/3 में मिलेगा। ठीक है, अब थोड़ी सी कैलकुलेशन फास्ट करने की कोशिश करो। देखो कैसे, पहली वाली रो पहले वाले कॉलम से इंटू होगा तो 1 इंटू 1 1, 2 -3, तो 1 2 3 हो गया, फाइनली आंसर इसका 0। ओके, 1 का इंटू 1 से, 1 का इंटू 2 से तो 3 हो गए, 3 का इंटू -3 से करेंगे तो इन सब का सम कितना हो जाएगा 0। अब हम पहली रो सेकंड कॉलम, ओके, तो 1 का इंटू 1 से, 1 का इंटू 2 से तो 2 और 1 3 हो गए, 3 दूनी -3, ये भी 0, ये भी 0 हो गया। 1 का इंटू 1 से, 1 का इंटू 2 से और 3 का इंटू -3 से, ये भी 0 हो गया। 1 का इंटू 3 से और 1 का इंटू 6 से तो 3 6 3 9 -9, ये भी 0 हो गया। हाँ, R1 का मल्टीप्लाई मैंने C1 से किया, C2 से किया, C3 से किया, उनका सम कर दिया, सारे एलिमेंट्स का सम 0 आ गया। ठीक है, अब हम इसका इंटू करते हैं, 2 का इंटू, डिटेल करूं क्या, जैसे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 + 4 - 6, ये भी 0 हो रहा है, तो मुझे लग रहा है सारे मेंबर्स इसके 0 निकलेंगे। 2 का इंटू 1 से, 2 का इंटू 2 से तो 2 3 4 4 2 6 -6, ये भी 0 हो गया। तो अब सेकंड रो थर्ड कॉलम 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, ये भी 0 हो गया। ठीक है, ऐसे डिटेल लिखना है तो लिख दो, और नहीं तो ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। चलो एक डिटेल लाइन और बढ़ा देते हैं, -1 का इंटू -1 से, -2 और प्लस के 3, वो फाइनली आंसर 0 0 आएगा। एक बार टैली और कर लूं, ठीक है, -1 -2 तो हो गए -3, प्लस का 3 ये भी 0 हो गया, माइनस का 3 माइनस का 6 6 3 9 और प्लस के 9, ये भी 0। माने आपको फाइनली ये मिल रही है नल मैट्रिक्स ऑर्डर 3 की। इसको हम शॉर्ट में ये लिख सकते हैं नल मैट्रिक्स का साइन, या हम इसको O3 का मतलब 3/3 की नल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में अब आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, इसलिए मैं टाइम बचाने के लिए कैलकुलेशन फास्ट कर रहा हूं, और आप लोग भी ऐसे फास्ट कैलकुलेशन करके लिख सकते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 में भी ए और बी का प्रोडक्ट निकालना है। अब क्वेश्चन नंबर 8, ए इक्वल टू cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, ये दिया है, और बी मैट्रिक्स भी दिया है, cos बीटा माइनस साइन बीटा और cos बीटा। हमें बताना है कि ए बी और बी ए इक्वल होगा या नहीं। ठीक है, माने हमें ये प्रूव करना है, टू प्रूव ए बी इक्वल टू बी। इसको बोलते हैं ए बी इक्वल टू बी माने कॉम्यूटेटिव लॉ। तो कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कहने का मतलब सदैव क्रमनिर्णय नियम का पालन नहीं होगा, हमेशा नहीं होगा। ठीक है, तो LHS E cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा। बस इसमें प्री मैट्रिक्स में अल्फा चल रहे हैं, इसमें बीटा चल रहे हैं, cos बीटा माइनस साइन बीटा और साइन बीटा और cos बीटा। ये 2/2 की मैट्रिक्स है, ये 2/2 की मैट्रिक्स है,
तो ये और ये इक्वल होना चाहिए, हमें आंसर मिलेगा 2/2 में। तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम माने पहली वाली रो का पहले वाले कॉलम से इंटू करूंगा तो cos अल्फा का इंटू cos बीटा से, cos अल्फा का इंटू cos बीटा से, sin अल्फा का इंटू sin बीटा से। ये एक एलिमेंट आ गया, मैंने इंटू किया है पहली रो पहला कॉलम। अब पहली रो दूसरा कॉलम cos अल्फा माइनस sin बीटा, ठीक है, cos अल्फा sin बीटा, मगर ये माइनस का है तो माइनस में लगा देता हूं, ये भी माइनस का है, sin अल्फा cos बीटा। अब आप पहली रो का मल्टीप्लाई जब तक चलेगा जब तक पोस्ट मैट्रिक्स में जितने कॉलम्स हैं सारे कॉलम्स में नहीं हो जाएगा। तो पहली रो का पहले कॉलम के साथ दूसरे कॉलम के साथ जितने कॉलम्स हों उस तरह से मल्टीप्लाई चलता जाता है। अब हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब आते हैं हम सेकंड रो में। सेकंड रो का इंटू फर्स्ट कॉलम के साथ, तो साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, ओके, फिर माइनस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा। आप लोगों को यहाँ 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज लग रही है। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का, ओके। यहाँ पे भी कॉस ए साइन बी साइन ए कॉस बी, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो वो साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। और ये बन जाता है यहाँ साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, माने बन गया फॉर्मूला साइन अल्फा प्लस बीटा का। और यहाँ पर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला बन गया कॉस अल्फा प्लस बीटा का। ये हमारी हो गई LHS। अब लेते हैं RHS, रब करते हैं या इधर भी कर देते हैं, अपना बोर्ड तो काफी बड़ा है। RHS BA, B पहले लिख दो, कॉस बीटा माइनस साइन बीटा और साइन बीटा और कॉस बीटा। ए वाली मैट्रिक्स में केवल बीटा की जगह अल्फा आ गए हैं, तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, पहली रो पहला कॉलम कॉस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा साइन अल्फा, ओके। ये एलिमेंट हो गया। पहली वाली रो पहला कॉलम हो गया, पहली वाली रो दूसरा कॉलम, तो ये आ जाएगा माइनस, पहले लगा रहा हूं मैं, कॉस बीटा साइन अल्फा और माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा। अब इसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये साइन बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा। सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये माइनस साइन बीटा साइन अल्फा और कॉस बीटा कॉस अल्फा, कॉस बीटा इंटू कॉस अल्फा। तो आप लोग देख रहे हैं ये आइडेंटिटी बन गई कौन सी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये भी बन गया कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला। और इसमें माइनस कॉमन लेने के बाद ये बन गया साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन ए, माने साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला। और ये बन गया साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, ठीक है, साइन ए कॉस ए साइन बी। और ये फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माने ये बन गया कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ, ये प्रूफ हो जाता है। कुल मिला के अगर मल्टीप्लिकेशन पर अगर आपकी कमांड आ जाती है तो इस एक्सरसाइज में 5C में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।
इसमें मैं क्वेश्चन छोड़ता जा रहा हूँ, वो आप लोग सॉल्व कर लेना, कोई प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए वैसे तो, ठीक है। अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। 9 भी है तो मल्टीप्लीकेशन, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, 9 की जगह मैं 10 ले रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर या ला चलो 9 ही ले लो, एक बार फास्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए दिया है रो मैट्रिक्स x y z, बी दिया है 3x3 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स a h g h b f g f c, और सी वाली मैट्रिक्स दी है, कॉलम मैट्रिक्स दे दी इन्होंने x y z, फिर x y z। आपको फाइंड करना है एबीसी। ए इंटू बी इंटू सी, एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं इसको। मतलब हम ए इंटू बी करें, फिर उसके बाद सी का मल्टीप्लाई करें, या पहले हम बी इंटू सी कर दें। कुल मिला के हम कह सकते हैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ माने सहाचर नियम का पालन करता है। ओके, एक्स वाई जेड, ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, और ये एक्स वाई जेड। ये है आपकी 1/3 की मैट्रिक्स, ये है 3/3 की मैट्रिक्स, और ये है आपकी 3/1 की मैट्रिक्स। तो पहले मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं ए और बी का, ठीक है। पहली रो पहला कॉलम, ये हमें पता है ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये तो इक्वल है, माने आपको 1/3 रो मैट्रिक्स मिलेगी। यहाँ पे क्या मिलेगी? रो मैट्रिक्स मिलेगी 1/3। तो पहली रो पहला कॉलम, तो ये आ जाएगा ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड, ठीक है। ये सिंगल एलिमेंट हो गया। सेकंड, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड। पहली रो सेकंड कॉलम हो गया। पहली रो तीसरा कॉलम, तो जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड। तो ये हमें रो मैट्रिक्स मिल गई 1/3 की, और ये लास्ट में एक्स वाई जेड, ये है 3/1 का, तो ये 3 और 3 हट जाएगा, आंसर मिलेगा तुम्हें सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स। सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स माने हमें मिलेगा आंसर 1/1 में। तो ये एक रो एक कॉलम, केवल इधर एक रो है उधर एक कॉलम है, मतलब आपका प्रोडक्ट मिलेगा 1/1 में। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, x, चलो मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दें, ए एक्स स्क्वायर एच एक्स वाई जी एक्स जेड प्लस, इसमें y का इंटू कर दो, तो एच एक्स वाई बी वाई स्क्वायर एफ वाई जेड प्लस, इसमें z का इंटू कर दो, तो जी एक्स जेड एफ जेड वाई सी जेड स्क्वायर, ठीक है। ये 1/1 का आपको एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स मिल जाता है। तो इसको ऐड कर देना और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल अगर आंसर लिखना है तो इस तरह से लिख दो, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी वाई स्क्वायर प्लस का सी जेड स्क्वायर। अब एक्स वाई वाली टर्म कितनी है? एक ये है एक्स वाई वाली टर्म, एक ये है और नहीं है, माने 2hxy प्लस, अब हम वाई जेड में देख लेते हैं, तो वाई जेड में एफ वाई जेड और एफ वाई जेड माने 2f/z, और जी एक्स जेड माने 2gxz। ये फाइनल आंसर इसका है।
अब नेक्स्ट 10 भी है, तो ऐसे ही थोड़ा सा एक रूल बता दो इसमें आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 10 में एक रूल बताता हूं, वो उसको बोलते हैं हम कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ के बारे में बता देंगे, साथ में ये एग्जाम्पल के तौर पे हो जाएगा। माने कैंसिलेशन लॉ हिंदी में बोलते हैं निरसन नियम। मैट्रिक्स में हम कैंसिलेशन लॉ नहीं लगा सकते, ठीक है, ऑलवेज, मतलब हमेशा नहीं लगा सकते। जैसे ए मैट्रिक्स दी है, बी मैट्रिक्स दी है और सी मैट्रिक्स दी है, ठीक है। तो आप लोग अब इसमें निकाल सकते हो ए बी इक्वल टू बी सी। अब कैंसिलेशन लॉ देखो, मल्टीप्लाई तो ए और बी का कर लोगे, बी और सी का कर लोगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। कैंसिलेशन लॉ का मतलब यह है कि आप ए को, जैसे यहाँ बी कॉमन है ना, तो बी से बी को काट नहीं सकते, मतलब यहाँ पे हम ये नहीं लिख सकते कि बी और कैंसिल, बी और से बी कैंसिल हो जाएगा तो ए इक्वल टू सी, मतलब हम बी से बी कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। इसको बोलते हैं कैंसिलेशन लॉ। माने इसमें कैंसिलेशन लॉ सेटिस्फाई नहीं होता, होल्ड नहीं करता। हम जैसे ये ऐसा लिखा है, जनरल मैथमेटिक्स में हम कर सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में अगर ए बी इक्वल टू बी सी है तो ए इक्वल टू सी नहीं होगा। और वैसे भी आप लोगों को मैं बता दूं, देखो क्लियर तौर पर दिख भी रहा है यहाँ पर, 1 माइनस 3 2 2 1 माइनस 3 4 माइनस 3 माइनस 1, और ये है 1 4 1 0 2 1 1 1 और 1 माइनस 2 1 2, ये है 3/3 की स्क्वायर मैट्रिक्स, ये है 3/4 की रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और ये है सी 2 1 माइनस 1 माइनस 2 3 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 2 माइनस 5 माइनस 1 0। तो आप देख रहे हैं कि ए बी इक्वल टू बी सी, अगर मैं बी से बी काट दूंगा तो ए इक्वल टू सी हम नहीं लिख सकते। इसको बोलते हैं कैंसिलेशन लॉ। नॉट माने निरसन नियम। तो यहां निरसन नियम सेटिस्फाई नहीं होता, ओके। तो आप लोगों को वैसे भी दिख रहा है, और अब आप लोग ए और बी का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बी और सी का मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आंसर आ जाएगा। एक चीज मैं और बता दूं यहां पर कि अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ए बी है, ए बी का एग्जिस्टेंस है, माने अस्तित्व है, तो ये जरूरी नहीं है कि बी और ए का अस्तित्व होगा। माने जैसे अगर मैं यहां ए 2/2 की मैट्रिक्स ले लूं, बी 2/3 की मैट्रिक्स ले लूं, तो ये 2 और 2 हट जाएगा और आपको आंसर मिलेगा 8, मतलब ए बी का आंसर किस में मिल जाएगा, 2/3 में ए बी, ठीक है। ऑर्डर है 2/3, ए का ऑर्डर है 2/2, तो ये प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये हो गया कि अगर ए बी का एग्जिस्टेंस है तो जरूरी नहीं है कि बी ए का एग्जिस्टेंस हो। माने बी, अगर हम ए बी प्रोडक्ट से निकाल पा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हम बी और ए का भी प्रोडक्ट हम निकाल पाए, क्योंकि अगर ये इस रूल को होल्ड नहीं करता कि प्री मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स, पोस्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ, सॉरी, प्री मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम, पोस्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो अगर इक्वल होंगे तभी प्रोडक्ट पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं होगा, ओके। तो इस क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को दो रूल बता दिए, एक कैंसिलेशन लॉ और दूसरा एग्जिस्टेंस, कब एग्जिस्टेंस हो सकता है, कब एग्जिस्टेंस नहीं होगा, ठीक है। मतलब सीधा सीधा अगर हमें ए बी मिलता है तो जरूरी नहीं है बी ए मिले, बी ए मिलता है तो जरूरी नहीं है ए बी मिले, और ए बी बी ए मिल भी सकते हैं जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स वगैरह, अगर वो मल्टीप्लिकेशन के रूल को होल्ड करता है।
क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। और उसके बाद 11 भी सिंपल है, कर सकते हो। कॉस का मल्टीप्लाई इधर साइन का मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। एक देखते हैं 12 वाला, क्वेश्चन नंबर 12। बस आज का लास्ट, काफी टाइम हो गया। ए इक्वल टू 0 1 1 1, बी दी है 0 -1 1 0। ठीक है, आप लोगों को ये प्रूव करना है कि a प्लस बी ए माइनस बी नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप लोग मल्टीप्लिकेशन के प्रोडक्ट से यहाँ तक ये समझ गए होंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में वो आपकी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लग जाए जरूरी नहीं है। ये अपनी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है लेकिन मैट्रिक्स में नहीं लगेगी। ओके, हमेशा नहीं लगेगी। ठीक है, एलएचएस लेते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 0 प्लस 0 0 1 माइनस 1 0 1 प्लस 1 2 1 प्लस 0 1। ए में से बी को माइनस कर दो, 0 माइनस 0 0 1 में से माइनस गया तो 2 1 माइनस 1 0 1 माइनस 0 1। ओके, अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 0 का इंटू 0 से 0 का इंटू से 0 0 आ जाएगा। पहली वाली रो में दोनों एलिमेंट्स 0 हैं तो निश्चित तौर पे फर्स्ट एलिमेंट मतलब रो r1 का इंटू c1 से करूंगा तो 0 मिलेगा, r1 का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से करूंगा तो भी 0 मिलेगा। वैसे अलग अलग इतना डिटेल देखो कोई जरूरी नहीं है। अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ इंटू करूंगा, फर्स्ट कॉलम में 0 है तो ये 0 ही मिलेगा फर्स्ट। और सेकंड रो का इंटू सेकंड कॉलम से करेंगे तो 2 3 4 1 5, ये आ जाएगा आंसर। तो इसका आंसर आया 2 3 4 और 1 5। ठीक है, ये ऑर्डर लिख दो तो ठीक है, 2/2 आंसर मिला हमें 2/2 में। अब लेते हैं RHS, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब हो गया, ए को 2 बार लिख दो, a इंटू ए इधर b इंटू बी। ए 0 1 1 1 0 1 1 1 माइनस बी 0 माइनस 1 1 0 0 माइनस 1 1 0। देखो करो, पहली रो पहला कॉलम 0 0 माने 1, 0 का इंटू 0 से 1 का इंटू 1 से, 0 का इंटू 1 से 0 1 इंटू 1 माने 1, 1 का इंटू 0 से 1 का इंटू 1 माने 1 और 1 का इंटू 1 से 1 का इंटू 1 से माने 2 आ जाएगा। ठीक है, जब इसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराएंगे बहुत आनंद आता है, इसमें काफी रूल्स लगते हैं, आगे बढ़ेगा धीरे धीरे। हाँ, 0 का इंटू 0 से 0 का इंटू 0 से -1 का इंटू -1 से माने -1 हो गया, 0 का इंटू 0 से इसका इंटू 0 माने 0 हो गया, 1 का इंटू 0 से माने 0 हो गया, 1 का इंटू 0 से 0 का इंटू 1 से 0 हो गया और 1 का इंटू -1 से माने -1 हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 1 -1 0 माने -1, 1 का इंटू 0 से -1 का इंटू 0 से माने -1 मिलेगा, -1 2 इंटू 0 माने -1 मिलेगा, 0 और माइनस का 2 मिलेगा। तो इस तरह से हमें मैट्रिक्स LHS ये दिखाई दे रही है, RHS का रिजल्ट हमें ये मिल रहा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, लास्ट में लिख देना देयरफॉर LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो जाता है कि जरूरी नहीं है मैट्रिक्स मतलब सभी मैट्रिक्स के लिए एल्जेब्रिक आइडेंटिटी सेटिस्फाई करती हूँ। ओके, थैंक्स। नेक्स्ट अगले दिन